हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि इससे हमें हमारी कंट्री की सारी रिवर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो टर्म है ड्रेनेज, इसका मीनिंग क्या है। तो ये टर्म जो है ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये डिस्क्राइब करती है किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को। अब ये रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, है ना। तो यानी कि एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर जो रिवर सिस्टम बन रहा है, उसी को हमने नाम दे दिया है ड्रेनेज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर ये मेन रिवर का चैनल है और बहुत सारी छोटी छोटी सी स्ट्रीम्स आकर इसमें मर्ज हो रही हैं, है ना। तो हम ये ड्रेनेज पैटर्न में यही देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में यही देखते हैं कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से फ्लो होते हुए आती हैं, एक साथ आती हैं और एक मेन रिवर फॉर्म करती हैं। ठीक है, और ये जो मेन रिवर है ये अल्टीमेटली और किसी बड़ी वाटर बॉडी में, लार्ज वाटर बॉडी में जाके ड्रेन हो जाती है, जैसे कि कोई लेक, सी या ओशन। ठीक, तो ये ड्रेनेज सिस्टम है ना, या रिवर सिस्टम की डेफिनेशन हो गई कि रिवर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और टर्म आती है ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, एक होता है ड्रेनेज सिस्टम और एक होता है ड्रेनेज बेसिन। तो बेसिन का मतलब क्या है? एरिया। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन मतलब कि एक रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर जितने एरिया में वाटर सप्लाई कर रही है वो उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, ये एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन है क्योंकि इस पूरे एरिया में ये रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज वाटर सप्लाई कर रही हैं। वैसे ही ये इस पूरी रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। तो ड्रेनेज बेसिन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? एरिया। तो एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, है ना। रिवर सिस्टम मतलब रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो एक रिवर सिस्टम जितने एरिया में वाटर सप्लाई कर रहा है उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ठीक है भाई। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है? अमेज़न रिवर का है। कौन से एरिया में है ये रिवर? हम जानते हैं भाई, अमेज़न रिवर जो है ये साउथ अमेरिका में कई कंट्रीज को कवर करती है, जिसमें से मेजर है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में पूरे अमेज़न फॉरेस्ट फैले हुए हैं, है ना। तो अमेज़न रिवर का जो डेल्टा है, अमेज़न रिवर का जो बेसिन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, यहां से एक और क्वेश्चन आएगा, इंडिया में कौन सी रिवर का बेसिन लार्जेस्ट है? तो इंडिया में यदि हम बात करें तो गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन इंडिया में लार्जेस्ट है। ठीक, अब इसी में ड्रेनेज बेसिन में हमने ये देखा कि बीच में एक हिस्सा दिख रहा है जो एलिवेटेड पोर्शन है। ये जो एलिवेटेड पोर्शन है इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। यानी कि दो ड्रेनेज बेसिन को या दो रिवर सिस्टम को सेपरेट करने वाला जो एलिवेटेड पोर्शन होता है, लाइक माउंटेन हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, इसे हम कहते हैं वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, 1 मार्क के क्वेश्चन है सारे। व्हाट इज अ रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम? What is a drainage basin? Which river has the largest drainage basin in the world? Which river has the largest drainage basin in India? What is water divide? तो water divide क्या होता है? एक elevated area such as mountain or an upland which separate two drainage basins is called water divide. ठीक है, तो यहां से ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं। हो सकता है ये पांचों आपको मर्ज करके पूछ लिए जाएं और 5 मार्क का क्वेश्चन बना दिया जाएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और ये 5 टर्म्स दे दी जाए और आपको बोलें इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये जो रिवर बेसिन की हमने बात की, ड्रेनेज बेसिन की या ड्रेनेज सिस्टम की, दोनों की हमने बात की। यहां पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनता कैसे है, किस चीज पर डिपेंड करता है? तो डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं, है ना। हमारे यहां पर ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में, ये किन चीजों के बेसिस पर फॉर्म हो रहा है? जो रिलीफ फीचर्स होते हैं या सब कॉन्टिनेंट के, जिन्हें हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स भी कह सकते हैं, इन रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर एक रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है।
जैसे कि इंडिया में दो मेजर रिलीफ फीचर्स जो हैं उनमें से एक है हिमालयाज और एक है पेनिनसुला। तो हिमालयाज से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं और पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स कहलाती हैं। ये हो गया रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर डिवीजन ऑफ रिवर्स, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों एरियाज की जो रिवर्स हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हमको यही समझना है, एक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि ओरिजिन कहां से है, ठीक है, लेकिन ओरिजिन के अलावा भी तो कई डिफरेंसेस होंगे। तो चलिए भाई अब जरा इनमें डिफरेंसेस देखते हैं। एक डिफरेंस क्लियर हो गया कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। एक हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है और एक पेनिनसुला से ओरिजिनेट हो रही है, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके अलावा और क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं। हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जिनमें साल भर पानी होता है, ठीक है। तो क्या होता है पेरेनियल का? मींस दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं और इनमें ये पानी कहां से आता है? पानी आता है मेल्टिंग ऑफ स्नो से और रेन से, दो चीजों से इनको पानी मिल रहा है, इसीलिए ये पेरेनियल होती हैं, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए हमको। क्या मिल गया? पेरेनियल होती हैं, पानी कहां से आता है? मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेनफॉल, इन दो चीजों से। अब इसके कंपैरिजन में हम पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, है ना, लार्ज नंबर हम यहां कह रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल हैं। उनका जो फ्लो होता है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। मतलब देखो, पानी का सोर्स क्या है? सिर्फ रेनफॉल। अभी हमने क्या देखा था? हिमालयन रिवर्स में पानी का सोर्स है रेनफॉल एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स के लिए सिर्फ रेनफॉल, ठीक है। ड्राई सीजन में इवन जो लार्ज रिवर्स होती हैं जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती जो हैं, ड्यूरिंग जो समर सीजन होता है या ड्राई सीजन होता है उसमें यहां पर हम देखते हैं इनका पानी का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। अब देखो, सारी रिवर्स जो है पेनिनसुलर रीजन की वो सीजनल नहीं है। लार्ज नंबर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, लेकिन कुछ पेरेनियल भी हैं जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती। लेकिन इनमें भी हम क्या देखते हैं? reduced flow of water in their channels during dry season और during summer season, ठीक। दो डिफरेंसेस मिल गए अपन को इस पे, ठीक है। फिर से हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं। इसमें भी हम दो मेजर रिवर्स देख रहे हैं कि एक इंडस और एक ब्रह्मपुत्र। ये हिमालयाज के नॉर्थ में ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इंडिया में एंटर होती हैं। उस समय ये क्या फॉर्म करती हैं? गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? इस तरीके से आप देख रहे हो, ये पहाड़ों को काटते हुए नदी अंदर आ रही है ना। तो जब कोई नदी एक पहाड़ को काटते हुए अंदर आती है तो ये जो कटाव बनाया नदी ने, ये क्या कहलाता है? गॉर्ज कहलाता है। तो ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, ये इसमें से खासतौर से इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालयाज के नॉर्थ में या माउंटेन्स के नॉर्थ में ओरिजिनेट होती हैं और कट फॉर्म करते हुए ये इंडिया में एंटर होती हैं और इन कट्स को हम क्या कहते हैं? गॉर्ज, ठीक। पेनिनसुलर रिवर्स में इस तरीके का फीचर देखना बहुत रेयर होता है ना। यहां भी गॉर्ज फॉर्म होंगे पेनिनसुलर रीजन्स में, लेकिन ये बहुत छोटे होंगे, है ना। बट ये गॉर्ज जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये गॉर्ज फॉर्म करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं जो ये फॉर्म करती हैं। हिमालयन रिवर्स का एक खास बात ये होता है कि इनका लॉन्ग कोर्स होता है। लॉन्ग कोर्स यानी बहुत लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल करती हैं, है ना। ये एक रिवर का होता है अपर कोर्स, जो इनिशियल पार्ट है जब माउंटेन से वो निकल रही है, जहां स्लोप ज्यादा होता है, वो कहलाता है अपर कोर्स, ठीक है। उसके बाद ये प्लेन्स में आती है तो ये होता है मिडिल कोर्स और ये होता है लोअर कोर्स। मिडिल कोर्स में स्लोप बहुत घट जाता है। यहां देखो स्लोप कितना ज्यादा है ना। यहां पर हमें स्लोप काफी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपन देखते हैं ये स्लोप जो है ये घटता चला जा रहा है ना। और यहां पर बहुत ही कम स्लोप है, ठीक। तो जब अपर स्लोप्स की बात करेंगे, यहां अपर कोर्स की बात करेंगे रिवर के, है ना, हिमालयन रिवर्स की बात कर रहे हैं जहां पर लॉन्ग कोर्स होता है ना। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर कोर्स, ये डिफरेंस होगा। लेकिन इस लॉन्ग कोर्स के कारण क्या होता है, ये जो अपर कोर्स है इसमें इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, बहुत ज्यादा इरोजन, क्योंकि स्लोप ज्यादा है,
फ्लो ज़्यादा होने के कारण, स्लोप ज़्यादा होने के कारण फ्लो ज़्यादा होगा, और फ्लो ज़्यादा होने के कारण हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। ठीक, लेकिन मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में उल्टा होगा, यहां डिपोजिशन ज्यादा होगा, यहां इरोजन ज्यादा होगा और यहां डिपोजिशन। तो यहां पर ये बहुत सारे फिजिकल फीचर्स बनाती हैं, जैसे कि ये जो लॉन्ग टर्न ले रही है इसको कहते हैं अपन मिएंडर्स। ठीक है, अब यही मिएंडर्स जो हैं ये कई बार ऐसे कट कर अलग हो जाते हैं, है ना, इसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। और आगे जाके ये रिवर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। तो ये जो एक ट्री के ब्रांचेस के जैसा स्ट्रक्चर बनता है रिवर के माउथ पर, ये कहलाता है डेल्टा। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं यहां पर हिमालयन रिवर्स में कि इनका लॉन्ग कोर्स होता है, इसमें ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं अपने अपर कोर्स में, और यहां से बहुत ज्यादा सिल्ट और सैंड लेकर आती हैं। ठीक, फिर मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स में ये रिवर्स क्या करती हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटीज करती हैं, यहां पर ये मिएंडर्स फॉर्म करती हैं, ऑक्सबो लेक्स फॉर्म करती हैं, और भी कई सारे फिजिकल फीचर्स ये फॉर्म यहां पर करती हैं, और वेल डेवलप्ड डेल्टा होता है। डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है ना। ये सारी चीजें हिमालयन रिवर्स की बात हो गई। ठीक, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसा नहीं होगा। पेनिनसुलर का क्या होता है, शॉर्टर कोर्स होता है, शॉर्टर कोर्स होता है और शैलो वैलीज होती हैं, है ना, मतलब बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती इनकी, है ना। तो शॉर्टर कोर्स होता है और शैलो वैलीज होती हैं। ठीक, अब इसमें से ज्यादातर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, अभी जैसे हमने हिमालयन रिवर्स में देखा था कि कुछ हिमालयाज के नॉर्थ में ओरिजिनेट हो रही हैं, कुछ हिमालयाज के साउथ में ओरिजिनेट हो रही हैं। वैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि ये जो रिवर्स है ना, यहाँ पर हम देखेंगे ये वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना। ये वेस्टर्न घाट जो होता है ना, यहाँ पर वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं कई सारी रिवर्स, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ये महानदी, महानदी। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ये सेंट्रल हाईलैंड से या फिर वेस्टर्न घाट से, है ना। तो ये सेंट्रल हाईलैंड से जहाँ से नर्मदा, ताप्ती और महानदी ओरिजिनेट हो रही हैं, बाकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स के लिए ये जो वेस्टर्न घाट है ये वाटर डिवाइड का काम करता है। तो ये हो गई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये वेस्ट फ्लोइंग। बहुत सारी छोटी छोटी सी रिवर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी हैं, न्यूमरस चैनल्स हैं। इनके नाम यहाँ पर हमने नहीं दिए क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, इसलिए इनके नाम अपन नहीं पढ़ पाते। ठीक है, लेकिन उन एरियाज में हम जाएंगे तो हमें बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ रिवर्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं, और कहाँ किस तरफ फ्लो होती हैं, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिसमें दो मेजर हैं रिवर्स, नर्मदा और ताप्ती, है ना। ये सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट हुई, और ये नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्टवर्ड जा रही हैं। इसी सेंट्रल हाईलैंड से महानदी भी ओरिजिनेट हुई है, लेकिन ये ईस्टवर्ड जा रही है। ठीक है, लेकिन दो मेजर रिवर्स हैं नर्मदा और ताप्ती, जो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं, फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक, इंडिया की दो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा और ताप्ती। बाकी की जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट हो रही हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ यानी कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हमको पता चल गए किस किस के बीच में, पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालयन रिवर्स। 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया तो आप आराम से 5 मार्क के आंसर लिख सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम मेजर हिमालयन रिवर्स। 3 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमें इन तीनों के बारे में अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बहुत लॉन्ग कोर्स होता है इन तीनों का, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रिब्यूटरीज के साथ जो रिवर हैं, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी रिवर सिस्टम की, है ना। अ रिवर along with its tributaries may be called a river system। ठीक है, तो अब ये हम एक एक रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस के अलावा उसकी ट्रिब्यूटरीज की चर्चा होगी। तो देखो अब यहां से ना एक पढ़ने का एक कॉमन तरीका है। कॉमन तरीका क्या है, हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाल लेने। हर एक रिवर का ओरिजिन याद रखना है कि भाई गंगा कहां से ओरिजिनेट हो रही है, इंडस कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट हो रही है। सबका ओरिजिन, सबकी ट्रिब्यूटरीज, सभी की लेंथ, ठीक है, कहां पर ये ड्रेन होती है जाके। 4 पॉइंट मिल गए।
और ड्रेनेज बेसिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन से एरिया से ये फ्लो होकर जाती है, कहां कहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज वाटर सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हमको कॉमन मिल गए, तो हर एक पर 5-5 मार्क के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इंडस रिवर, तो इंडस ओरिजिनेट कहां से होती है, कौन कौन से एरिया से फ्लो होती है, यानी उसका ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, लेंथ कितनी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं और कहां जाकर ये ड्रेन होती है। इतना पूरा हमने बता दिया तो 5 मार्क इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन इंडस रिवर से। ठीक है, अब ये इंडस रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर लेक कहां पर है भाई, हम जानते हैं ये इंडिया का ये वाला हिस्सा जो तिब्बत का ये वाला हिस्सा, यहां पर मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के आसपास से सतलुज और ब्रह्मपुत्र रिवर भी ओरिजिनेट होती हैं। तो अपन ने एक लेक मानसरोवर याद कर लिया तो हमको 2-3 रिवर्स का ओरिजिन याद हो गया। ठीक है, तो पहली चीज मिल गई भाई कि ये ओरिजिनेट कहां से होती है। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट हुई किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वेस्टवर्ड। यहां हमें एरिया का स्लोप पता चल गया, ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मतलब यहां हाइट ज्यादा है और यहां हाइट कम है। ठीक है, याद रखिएगा, रिवर का फ्लो देखकर हम उस एरिया का स्लोप बताते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू में, जब हम डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड पढ़ा था तब भी हमने रिवर्स का फ्लो देखकर ये समझा था कि वहां का स्लोप कैसा है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि इंडस यहां से ओरिजिनेट हो रही है और यहां से इंडिया में एंटर होती है। ये वाला हिस्सा है लद्दाख। ठीक है, तो ये लद्दाख से एंटर होती है इंडिया में, और यहां पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये यहां पर माउंटेन्स को काटते हुए अंदर आ रही है, तो यहां पर ये क्या बनाती है, गॉर्ज, एक बहुत ही पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज। पिक्चर्स्क्यू मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दिखता है, एक पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज फॉर्म करती है। ठीक, अब यहां पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मर्ज होती हैं। ये जो इसका लद्दाख वाला रीजन है, या ऐसा कहें लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज इसमें मर्ज होती हैं, जैसे कि नुब्रा, श्योक, जस्कर एंड हुंजा। ठीक है, ये कुछ रिवर्स हैं जो इसमें मर्ज होती हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में। तो जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा, ये जम्मू कश्मीर रीजन की इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, लेकिन मेन ट्रिब्यूटरीज ये नहीं है। मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी, सतलुज, बेस, रावी, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, अपन इनको याद रखना है भाई, है ना। कौन कौन सी, सतलुज, बेस, हिंदी में इसको व्यास भी कहते हैं, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के कारण ये इंडिया और पाकिस्तान में जो पूरा ये हिस्सा है ये पंजाब कहलाता है। ठीक है, तो याद रहेंगे भाई, इंडस मेन रिवर हो गई, बेस, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। क्लियर है ये चीज, तो हमको याद रखना है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और जम्मू कश्मीर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सतलुज, बेस, रावी, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये इंडिया से, ये तिब्बत से ओरिजिनेट हुई, तिब्बत से मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हुई, इंडिया में एंटर हुई लद्दाख रीजन से, इंडिया में इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मर्ज हुई, फिर इसके बाद इंडिया से ये आगे निकलती है तो ये पहुंचती है बाल्टिस्तान और गिलगिट। ठीक है, इसके बाद फिर ये माउंटेन से प्लेन्स पर आती है एटॉक नाम की जगह पर, है ना। दिस इंडस रिवर फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। ठीक है, एटॉक नाम की जगह पर ये माउंटेन से इमर्ज होती है और प्लेन्स पर आती है। ठीक है, मेन रिवर्स जो मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो हैं सतलुज, बेस, रावी, चेनाब और झेलम। ये सब इंडस में मर्ज होती हैं एक साथ, है ना, मतलब ये पांचों पहले मर्ज हो जाती हैं और फिर जाकर मिथानकोट नाम की जगह पर ये मर्ज होती हैं किसमें, इंडस में। इसको भी देख लेते हैं अपन। ये देखो, ये सारी रिवर्स जो हैं ये जो है, ये बेस पहले सतलुज में मर्ज हो गई, ये रावी पहले चेनाब में मर्ज हो गई, झेलम भी पहले चेनाब में मर्ज हो गई, और ये चेनाब और सतलुज मर्ज होकर और ये फिर ये यहाँ आकर मिल जा रही हैं मिथानकोट नाम की जगह है पाकिस्तान में, ये सब आकर मर्ज हो जा रही हैं इंडस रिवर में। ठीक है, तो अपन को यही चीज याद रखना है कि ये मिथानकोट है पाकिस्तान में, जहां पर आकर ये सारी रिवर्स इंडस में मर्ज हो जाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है और कराची के ईस्ट में
ये जाकर कहाँ मर्ज हो जाती है, अरेबियन सी में। ठीक, तो ये जो इंडस प्लेन्स हैं ये बहुत ही फर्टाइल हैं, ठीक है, हम जानते हैं पंजाब, लेकिन याद रखिएगा पंजाब का मेजर हिस्सा पाकिस्तान में है, माइनर हिस्सा इंडिया में है, लेकिन जो है वो भी बहुत फर्टाइल है, ठीक है। अभी लेकिन देखो इसका हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया, लेंथ रह गई है इसकी, और इसका जो ड्रेन कहाँ होती है वो भी पढ़ लिया, इसकी लेंथ और ड्रेनेज बेसिन रह गया कि इंडिया में कौन कौन से एरिया से ये फ्लो होकर जाती है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर्स, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है ये वर्ल्ड की, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। अब इसका कितना हिस्सा इंडिया में है, ओवर 1/3, ओवर 1/3, यानी ये मान लें इंडिया में लगभग 1000 किलोमीटर का एरिया है ऐसा जहां पर ये रिवर फ्लो होती है, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज में फ्लो हो रही है, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, है ना, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। ये ऐसे एरियाज हैं इंडिया के जहां पर इसका ड्रेनेज बेसिन है, बाकी का ड्रेनेज बेसिन कहां है, पाकिस्तान में। ठीक, ड्रेनेज बेसिन हो गया और लेंथ हो गई, तो पांचों पॉइंट कवर हो गए। ओरिजिन कहां से हुआ, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कहां ड्रेन होती है, लेंथ कितनी है, और ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सी स्टेट्स में है, ये पांचों पॉइंट्स यहां पर कवर हो गए। ठीक, अब लेकिन ये इंटरनेशनल रिवर है, तिब्बत में ओरिजिनेट होकर इंडिया में आई, फिर इंडिया से चली गई कहां पर, पाकिस्तान में। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में साइन हुई। अकॉर्डिंग टू दिस इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया जो है वो इसमें जो टोटल पानी होता है इंडस रिवर में उसका सिर्फ 20% ले सकता है, ठीक है। बाकी का 80% वाटर जो है वो हमको पाकिस्तान के लिए रिलीज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ठीक है। अब ये जो 20% हमने यूज किया है इस रिवर से, ये पानी हम यूज करते हैं हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो पंजाब वाला एरिया जो है वो इसी से बहुत ज़्यादा इरिगेशन वगैरह अवेलेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। अब ये हो गया अपना इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम, ये सबसे बड़ा है इंडिया में, ठीक है। गंगा रिवर जो है इसके जो हेड वाटर्स हैं, यानी जहां से ये ओरिजिनेट होती है वहां ये गंगा नहीं कहलाती, वहां ये क्या कहलाती है, भागीरथी। इसकी कहानी सभी ने सुनी होगी कि कैसे राजा भागीरथ थे, उन्होंने तपस्या करी, पहले ब्रह्मा जी को खुश किया, फिर शंकर जी को खुश किया, उसके बाद गंगा जी धरती पर उतरी और भागीरथ के पीछे पीछे चली, इसीलिए ये क्या कहलाती हैं, भागीरथी। इस भागीरथी में अलकनंदा मर्ज होती है देवप्रयाग नाम की जगह पर, उत्तराखंड में, है ना। ये इनका मर्ज होने का ये दिख रहा है ना, तो ये जो है ना, ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा, शांत है अलकनंदा बिल्कुल, है ना। और भागीरथी बहुत तेजी से आती है, ठीक है। ये देखो इरोजन कर रही है इसलिए इसका पानी अलग ही दिख रहा है, ये शांत रिवर है थोड़ी सी, इसका पानी अलग ही साफ दिख रहा है ना। तो ये भागीरथी और अलकनंदा जब ये मर्ज हो गई देवप्रयाग नाम की जगह पर, तब ये कहलाती है गंगा, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, हेड वाटर्स क्या कहलाते हैं, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मर्ज हुई तो क्या बन जाती है, गंगा। और इसका ओरिजिन कहां से है, मेन ओरिजिन जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो याद रखना है, अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया ओरिजिन, ओरिजिन कहां से है, गंगोत्री ग्लेशियर से, वहां से जब निकलती है तो भागीरथी कहलाती है। गंगोत्री में गौमुख सुना होगा आपने, है ना, तो ये कहलाती है भागीरथी, ठीक है। फिर अलकनंदा मिल गई कहां पर, देवप्रयाग में, तो ये बन गई गंगा। गंगा रिवर फ्लो हो रही है अभी माउंटेन्स में ही, फिर हरिद्वार पर ये जो है ये माउंटेन से इमर्ज होती है और प्लेन एरिया पर आती है। तो हरिद्वार की इंपॉर्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हरिद्वार से ये इमर्ज हुई माउंटेन से और कहां आ गई, प्लेन एरियाज में, ठीक। अब यहां पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें ज्वाइन होती हैं, कुछ इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये गंगा रिवर यहां से फ्लो हो रही है ना, ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, मर्ज होके गंगा आई, ठीक है। अब ये गंगा के पैरेलल यहां से यमुना फ्लो हो रही है, ये हिमालयन ट्रिब्यूटरी है। ये शारदा रिवर हिमालयन ट्रिब्यूटरी है, ये घाघर रिवर जो है ये हिमालयन ट्रिब्यूटरी है, गंडक, कोसी, ये सब हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और फिर यहां से अपन देखेंगे तो ये बेतवा,
चंबल, ठीक है, इसके अलावा ये सोन, ये सारी रिवर्स जो हैं ये इसकी पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, एक डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करते हैं? ये यहां है गंगा, ठीक है, ये रिवर जहां से ओरिजिनेट हो रही है उस तरफ हमारी बैक करेंगे और जिस तरफ फ्लो हो रही है उस तरफ हमारा फेस करेंगे, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट और हमारा जो राइट है वो इसका राइट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि ये देखो राइट हैंड साइड से जो राइट बैंक है गंगा रिवर का उस पर मर्ज हो रही हैं। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन सी आ जाएंगी? घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ जाएंगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड लेफ्ट बैंक जो है उस पर मर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको। ठीक, कि बहुत सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं, मैनी ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज एंड फ्यू ऑफ देम इमर्ज फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हिमालय से जो इमर्ज हो रही हैं उसमें यमुना सबसे बड़ी है। ठीक है, यमुना के अलावा घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये सारी रिवर्स जो हैं इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं। यमुना जो है ये यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, पैरेलल टू गंगा फ्लो होती है और ये इलाहाबाद में आकर गंगा में मर्ज हो जाती है ना। इलाहाबाद में हम बोलते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती का संगम, लेकिन सरस्वती रिवर यहाँ दिखती नहीं है। अलग अलग थ्योरीज हैं लोगों की, कोई कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड है, कोई बोलते हैं कि गायब हो चुकी है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चूंकि इलाहाबाद एजुकेशन का हब था इसीलिए इसको कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, जो कहां से आके मर्ज हो रही है? बिल्कुल पैरेलल फ्लो हो रही है यमुनोत्री से ओरिजिनेट होकर और इलाहाबाद में आकर गंगा में मर्ज हो जाती है एज अ लेफ्ट बैंक एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक, इसके अलावा ये घाघर, गंडक, कोसी ये नेपाल हिमालयाज में ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और हर साल इन रिवर्स में फ्लड्स आती हैं, बहुत ज्यादा फ्लड्स आती हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है, लेकिन जो सॉइल ये लेकर आती हैं वो बहुत फर्टाइल होती है, इसीलिए ये एरियाज इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है इनमें। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चर यहां पर हो रहा है इसके कारण देखो फ्लड्स भले ही आ रही हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एरियाज जो हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड हैं, है ना। तो ये जो रिवर्स हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये क्या करती हैं? ये फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्या करती हैं? सॉइल को एनरिच कर देती हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। ठीक, अब बात करते हैं इनकी पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज की। तो चंबल, बेतवा और सोन ये पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं और ये कहां ओरिजिनेट होती हैं? सेमी एरिड एरियाज में। ठीक है, अब इनका जो लेंथ होती है मींस दे हैव शॉर्टर कोर्स एज कंपेयर टू द हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और कैरी मच लेस वाटर, डू नॉट कैरी मच वाटर, बहुत कम पानी होता है एज कंपेयर टू हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब यहां लेफ्ट बैंक और राइट बैंक और देख लेते हैं एक बार। ठीक, ये गंगा रिवर जो है ये इसमें सारी ट्रिब्यूटरीज मर्ज हो गई। ठीक है, और ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मर्ज होने के बाद ये फ्लो होती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में गंगा नदी। ठीक है, कहां तक? फरक्का तक। अब ये फरक्का जो है इसका गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना। अब जरा वापस से अपन इस मैप पर आते हैं ना, मैप में अपन फरक्का देखते हैं कहां पर है। देखें भाई, ये है यहां पर दिख रहा है, ये यहां पर ये है फरक्का। ठीक है, यहां तक गंगा रिवर फ्लो हो रही है, इसके बाद एक जो स्ट्रीम है इसकी बांग्लादेश तरफ चली जा रही है और एक जो है ये इंडिया में रह जा रही है। ठीक है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का या गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है फरक्का। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि फरक्का कहां पर है। ठीक, तो फरक्का तक ये फ्लो हो रही है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। फिर क्या हुआ, ये रिवर जो है भागीरथी हुगली एक जो इसकी स्ट्रीम है डिस्ट्रीब्यूटरी जिसको हम कहेंगे, ये इंडिया में रह जाती है। ठीक है, जो साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है और इसका जो मेन चैनल है वो चला जाता है कहां पर? मेन स्ट्रीम
बांग्लादेश में चला जाता है और वहां पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मर्ज हो जाती है और एक नई रिवर बन जाती है वहां पर, है ना। मतलब कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो गंगा जो है, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र मिलकर एक नई रिवर बना ले रहे हैं जिसे कहते हैं मेघना। ठीक है, इंडिया से जब ये यहां से फरक्का से डिवाइड हुई ये रिवर, तो ये क्या हो गई, ये भागीरथी हुगली हो गई। ठीक है, ये हो गई पद्मा और ये हो गई जमुना, है ना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जमुना रिवर कहते हैं, तो ये जमुना और पद्मा रिवर मिलकर एक नई रिवर बना लेते हैं मेघना। ठीक है, तो ये चीज अपन को याद रखना है कि भैया गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक, और इसका पूरा हमने ये समझ लिया कि फरक्का तक है गंगा, फरक्का के बाद एक हुगली भागीरथी हो गई और दूसरी बांग्लादेश में चली गई पद्मा। ठीक है, वहां पर ये पद्मा मर्ज हुई किससे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र को वहां कहते हैं जमुना, तो पद्मा और जमुना मर्ज होकर क्या बना लेते हैं, मेघना। ठीक है, तो ये मेघना रिवर का डेल्टा है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक, क्लियर है ये। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, याद रखना है अपन को इसके बारे में। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जिसका कुछ पार्ट इंडिया में आता है, कुछ पार्ट बांग्लादेश में आता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर दिख रही है हमको। ठीक है, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि सुंदरी ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ठीक, तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है ना, ये बढ़ता चला जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। माने ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज का नंबर और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब इस गंगा रिवर की हमने क्या क्या देख लिया, ओरिजिन देख लिया, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली। ठीक है, इसका अभी क्या रह गया, अपना ड्रेनेज बेसिन रह गया है, लेंथ रह गई है और कहाँ ड्रेन होती है। ड्रेन का हम देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो रही है ना, तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है, तो ड्रेन कहाँ हो रही है ये भी देख लिया। अब बचा क्या इसका इसका बचा अपना लेंथ और ड्रेनेज बेसिन। तो लेंथ कितनी है इसकी, लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। लेकिन अब इस लेंथ में भी देखो, इस लेंथ में भी ये बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स फॉर्म करती है, लाइक कौन कौन से, ऑक्सबो लेक्स एंड मिएंडर्स, खासतौर से मिएंडर्स, क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स में से होकर फ्लो हो रही है। ठीक है, यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो अंबाला है, अंबाला गंगा और इंडस रिवर के वाटर डिवाइड पर स्टैब्लिश्ड है, या ऐसा कह सकते हैं अंबाला जो है वो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है, तो अंबाला इन दोनों रिवर का वाटर डिवाइड है। ठीक है, अंबाला शहर गंगा और इंडस रिवर के वाटर डिवाइड पर स्टैब्लिश्ड है। अंबाला से लेकर आगे तक जो स्ट्रेट, ये जो सुंदरबन डेल्टा तक इसकी जो स्ट्रेच है, इसकी लेंथ है 1800 किलोमीटर्स, है ना, अंबाला से सुंदरबन डेल्टा तक। लेकिन इसका जो स्लोप है, स्लोप बहुत ही कम है। इतनी लंबी डिस्टेंस में सिर्फ 300 मीटर का डिफरेंस आया स्लोप में, है ना, मतलब बहुत ही जेंटल स्लोप कहलाता है ये। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत ही जेंटल स्लोप है, इसीलिए इस एरिया में ये रिवर क्या करती है, बहुत सारे मिएंडर्स भी फॉर्म करती है। 6 किलोमीटर पर 1 मीटर का स्लोप का चेंज आया, 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर 1 किलोमीटर स्लोप में चेंज आया। बहुत ही जेंटल स्लोप है, जिसके कारण ये रिवर बहुत सारे मिएंडर्स फॉर्म करती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, सबसे बड़ी रिवर है भाई ये। इंडिया में सबसे बड़ी रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र, मतलब इन टर्म्स ऑफ लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं हम, विड्थ की भी बात कर रहे हैं। इसके एक कॉर्नर पर एक बैंक पर खड़े हो जाओगे, उसका दूसरा बैंक नजर नहीं आएगा, इतनी बड़ी रिवर है ये, है ना। इस रिवर को देखने के बाद आपको गंगा और इंडस रिवर छोटी लगने लगेंगी, है ना। ये भी कहां से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के ईस्ट में ये ओरिजिनेट होती है। और इसमें हमने पहले भी बताया था आपको कि यहां से ही, जहां से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट हो रही है, उसी के आसपास इंडस और सतलुज रिवर के ओरिजिन भी हैं। ठीक, अब ये जो रिवर है, ये लेंथ में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ी है इंडस से। अब एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये नदी जो है ना बार बार अपना रास्ता बदलती है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा सिल्ट डिपॉजिट करती है ना। तो ये जो रिवर है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, तो इसकी लेंथ पता चल गई मोर देन 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ओरिजिन पता चल गया, लेंथ पता चल गई, तीन चीजें और रह गई हैं अभी। ड्रेनेज बेसिन, अच्छा गंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन हमने नहीं देखा। ड्रेनेज बेसिन में क्या क्या बता दोगे, गंगा रिवर में कौन कौन सी स्टेट्स में है भाई? ओरिजिन हुआ उत्तराखंड में, ठीक है, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, ठीक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। मध्य प्रदेश भी है क्योंकि यहाँ से भी हम देख रहे हैं बेतवा और चंबल जैसी रिवर्स जा रही हैं, लेकिन बुक्स में जनरली मध्य प्रदेश नहीं मिलता है, बट अपन लिख सकते हैं उसके ड्रेनेज बेसिन में, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में हमको मिल गया क्या, ओरिजिन और लेंथ। अभी इसका क्या बचा है, ड्रेनेज बेसिन बचा है, लेंथ सॉरी ड्रेनेज बेसिन बचा है, ट्रिब्यूटरीज बची हैं, ठीक है, और कहाँ ड्रेन होती है। तो ड्रेन हम देख चुके हैं, ड्रेन भी देख चुके हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल, है ना, तो ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। अब ये इंडिया में एंटर कहाँ से हो रही है, ये देखो भैया, ये जो ओरिजिनेट हुई है ना ये रिवर, यहाँ से मानसरोवर लेक के ईस्ट से ये पैरेलल टू हिमालयाज फ्लो हो रही है यहाँ पर, ये कहलाती है सेंगपो रिवर। तिब्बत वाले रीजन में या चाइना वाले रीजन में ये क्या कहलाती है, सेंगपो रिवर। यहां से ये फ्लो होती होती यहां आती है और ये नामचा बरवा नाम की जगह है यहाँ पर, यहां से यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर होती है गॉर्ज फॉर्म करते हुए, ठीक है। तो ये कैसे फ्लो हो रही है, ईस्टवर्ड फ्लो हो रही है पैरेलल टू हिमालयाज। और नामचा बरवा देखो कितनी ज्यादा हाइट पर है, यहां से ये एक यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से थ्रू अ गॉर्ज, ठीक। तो ये चीज याद रखना है, ये कहां से फ्लो हो रही है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, और कहां से इंडिया में एंटर हो रही है, ठीक। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसरी, इसमें नाम नहीं दिए ये, है ना। तो ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसमें आके मर्ज होती हैं, ठीक है। असम वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा पानी, खासतौर से जब बारिश होती है ना तो फ्लड्स आ जाती हैं पूरे असम में, है ना। हम जानते हैं असम में हमने पढ़ा था कि लोग जो हैं वो स्टिल्ट बना कर रहते हैं, स्टिल्ट मतलब एक एलिवेटेड पोर्शन होता है जिसके ऊपर ये घर बनाते हैं, है ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और उसके कारण फ्लड्स भी आती हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग स्टिल्ट बनाकर उनके ऊपर घर बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज़ और डिफरेंस अपन को नज़र आएगा, अपन मैप से भी ये चीज़ समझ सकते हैं। मैप में देखो ये जो इंडिया वाला रिवर है, यहाँ इंडिया में जो ये रिवर का चैनल है ना, यहाँ देखो कितना ब्रॉड चैनल नज़र आ रहा है मैप पर ही, जबकि तिब्बत वाले रीजन में इसका चैनल बहुत नैरो है, यानी कि यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि वाई ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ अ ब्रॉड चैनल इन इंडिया बट नॉट इन तिब्बत रीजन। तो इसका रीज़न क्या है कि जिस एरिया से वो फ्लो हो रही है तिब्बत में, वो लो रेनफॉल वाला एरिया है, ड्राई एरिया है, मतलब वहाँ स्नोफॉल होता है ना, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर वाटर का वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जहाँ से ये फ्लो होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है और इसलिए वहाँ इरोजन भी ज़्यादा होता है, सैंड और सिल्ट भी ज़्यादा होती है, और प्लेन एरिया है तो डिपोजिशनल वर्क भी ज़्यादा होता है, और इसलिए ये रिवर बार बार अपना रास्ता बदलती है। और इसका जो चैनल है ये ब्रेडेड चैनल होता है। ब्रेडेड मतलब इस तरीके का, जैसे चोटियाँ होती है ना, इस तरीके का ब्रेडेड चैनल होता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर कर लिए भाई, इसकी ट्रिब्यूटरीज मिल गई हमको, ये तीसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये तिब्बत वाले रीजन में कैरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सैंड एंड सिल्ट। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड एंड ड्राई रीजन है। लेकिन इंडिया में ये कहां से फ्लो होती है, एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, इसीलिए इस रिवर में क्या होता है, यहाँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। इसी कारण से इसका ब्रेडेड चैनल होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ब्रेडेड चैनल होता है एंटायर लेंथ इन असम, असम में पर्टिकुलरली, और यहाँ पर ये रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म करती है। अब ये रिवराइन आइलैंड्स हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है, रिवराइन आइलैंड्स अपन पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड ब्रह्मपुत्र में है। कौन सा है? मझूली, है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब रेनी सीजन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगी, वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन होगा, असम में खास तौर से और बांग्लादेश में। ठीक है, अब इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये क्या करती है, ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट करती है इसके बेड्स में, जिसके कारण क्या होता है, रिवर बेड राइज हो जाता है और ये फ्रीक्वेंटली अपना चैनल शिफ्ट करती है। सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की थी वो सब इसमें कवर हो गया। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का अपना चैनल, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी अपना कंप्लीट हो गया। पांचों पॉइंट्स इसमें हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसमें भी ड्रेनेज बेसिन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है। ठीक है, ये दो मेन है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय, ये मेन एरियाज हैं जहां पर इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। ठीक, अब सिमिलर चीजें हमें देखनी है पेनिनसुलर रिवर्स के लिए। ठीक है, अब पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो पेनिनसुलर रिवर्स में भी हम देखते हैं दो तरीके से हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है इनका, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट में फ्लो हो रही हैं, ठीक है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होकर वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं इसमें ज्यादातर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही हैं और वे कहां फ्लो हो रही हैं, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट। ठीक है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये अपन ने किसका कर दिया, ये वेस्टर्न घाट का अपन ने डेफिनेशन यहां दे दिया है कि भैया ये कहां की बात कर रहे हैं। ठीक, तो मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस मिल गया। यहां से भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया। तो एक तो मिल गया क्या, ओरिजिनेट हो रही है कहां से, वेस्टर्न घाट से, फ्लो कहां हो रही है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, मर्ज कहां हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। इन रिवर्स में हमें दिख रहा है ये डेल्टा बन रहा है सब जगहों पर, है ना, ये सारी रिवर्स जो हैं ये डेल्टा फॉर्म कर रही हैं। ठीक, लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं, मतलब कि डायरेक्टली जाकर ये रिवर में मर्ज हो जाती हैं। ठीक, तो एस्चुरी और डेल्टा का ये अपन को क्लियर रखना है। ठीक है, तो बहुत सारी स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, लेकिन इनकी लेंथ बहुत कम है एज कंपेयर टू जो बाकी रिवर्स हमने पढ़ी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इनके कंपैरिजन में। ठीक है, सिर्फ यही 2 बड़ी रिवर्स हैं, नर्मदा और ताप्ती, बाकी सब बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। ये कहाँ जाकर मर्ज होती हैं, अरेबियन सी में, और क्या फॉर्म करती हैं, एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये 2 डिफरेंस मिल गए अपन को, तीन डिफरेंस मिल गए अपन को। पहला कि इनका जो ओरिजिन है वेस्टर्न घाट में है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। 2 पॉइंट हो गए। ये जो हैं ये जनरली ये सेंट्रल हाईलैंड में या वेस्टर्न घाट दोनों जगह होती हैं ये ओरिजिनेट। ठीक है, और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं और अरेबियन सी में मर्ज हो रही हैं। या तो ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ एक अपन ने ये लिख दिया कि ये अरेबियन सी में मर्ज होती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या लिख दोगे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैव लॉन्गर कोर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैव शॉर्टर कोर्स। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या लिख दोगे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो एस्चुरी फॉर्म करती हैं। तो 3 डिफरेंस होगा। चौथा नहीं आए कुछ समझ में तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं रिवर्स के। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स अपन को यहां पर मिल जाएंगे जिसके बेसिस पर हम ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हर एक रिवर के बारे में जरा डिटेल में समझें। सबसे पहले नर्मदा की बात करते हैं। वही सारी चीजें, ओरिजिनेट कहां से हुई, इसका ड्रेनेज बेसिन कहाँ है, लेंथ कितनी है। हालांकि कुछ रिवर्स की लेंथ नहीं दी है ना, जैसे नर्मदा और ताप्ती की लेंथ नहीं बताई है, बट फिर भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो 1312 किलोमीटर्स, है ना, 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये अपन चाहें तो नोट कर सकते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आना है, जबरदस्ती का डेटा मत ये रटो अपन, है ना, कोई जरूरी नहीं है ये डेटा रटना, लेकिन याद क्या रखना कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सी स्टेट्स में है, और ट्रिब्यूटरीज के नाम। हालांकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें से कुछ रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के नाम नहीं दिए, कुछ ही 1-2 रिवर्स ऐसी हैं जिनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको दिए हुए हैं, तो बस वही अपन को याद करने हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी के नाम नहीं दिए हैं।
ठीक, तो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है ये, ठीक है, यहां पर अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है ये रिवर, और ये रिवर जो है ना ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहलाती है। इस रिवर से बहुत सारे एरियाज में पानी सप्लाई हो रहा है। इस पर बहुत सारे डैम्स भी बने हुए हैं, हम जानते हैं भेड़ाघाट है, ओंकारेश्वर है, महाबलेश्वर है, सॉरी महेश्वर है, ये ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर। और इसके अलावा सरदार सरोवर डैम बना हुआ है गुजरात की बॉर्डर पे बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, ठीक। तो ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक रिफ्ट वैली यानी एक वी शेप वैली फॉर्म करती है ये, ठीक है। तो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक रिफ्ट वैली फॉर्म करती है, और ये रिफ्ट वैली एक फॉल्ट के कारण फॉर्म हुई है ना। फॉल्टिंग क्या होती है, जो ऐसे पत्थर टूटेंगे, प्लेट्स में ब्रेक आ जाएगा तो वो फॉल्ट आ जाता है, तो उस फॉल्ट के कारण ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अब जब ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, तो ये बहुत सारी पिक्चर्स की लोकेशन बनाती हैं, जैसे कि भेड़ाघाट एंड धुआंधार वाटरफॉल्स, ठीक। तो जरा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, मार्बल रॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, कि जबलपुर के पास जो मार्बल रॉक्स हैं, यहां से एक डीप गॉर्ज फॉर्म करती है, इस तरीके का ये गॉर्ज नजर आ रहा है हमको, जहां पहाड़ को काटते हुए ये नदी फ्लो हो रही है, देखो कितना ब्यूटीफुल नजारा है यहाँ पर, है ना। और फिर आगे जाकर ये यहाँ पर क्या मिलते हैं अपन को, धुआंधार फॉल्स मिलते हैं, बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है पत्थरों पर, तो पूरे में पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे धुआं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, धुआंधार वाटरफॉल्स, ठीक। तो ये कुछ अच्छी पिक्चर्स की लोकेशंस हैं यहाँ पर, ठीक। अब इसमें बहुत सारी रिवर्स इसको ज्वाइन, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं, लेकिन इनके नाम नहीं दिए हैं, बट इसकी एक ट्रिब्यूटरी जिसे तवा नदी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में ही फ्लो होती है, ठीक। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो सिर्फ 2 स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ये रिवर सिर्फ 2 स्टेट्स में ही वाटर सप्लाई कर रही है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, जाकर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है, ठीक। अब जाते हैं ताप्ती नदी के, है ना, इंग्लिश में हम तापी लिखते हैं, हिंदी में हम ताप्ती लिखते हैं। इसकी भी कहानी है, इसको हम, जैसे हमारे यहाँ सारी नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है ना, तो ताप्ती नदी को भी माँ का दर्जा दिया गया है, और ताप्ती नदी को कहते हैं ये सूर्य भगवान की पुत्री है, शनिदेव की बहन है ना। तो ताप्ती नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतपुड़ा रेंजेस में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में। बैतूल में भी एक पर्टिकुलर जगह है मुल्ताई, जहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है। नर्मदा रिवर के पैरेलल फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया ये कवर करती है, ठीक है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन और ओरिजिन, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अपन को नहीं पढ़ना है। और भी बहुत सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनके सिर्फ हम नाम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, जैसे साबरमती, माही, भरतपूजा, ठीक है, पेरियार, ये सारी रिवर्स जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और कोस्टल रीजन्स में चूंकि ये फ्लो हो रही हैं, बहुत कोस्टल प्लेन्स जो हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत नैरो हैं, तो इनका बहुत ही शॉर्टर कोर्स होता है, ठीक है। तो ये जनरली वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, बहुत ही शॉर्टर कोर्स होता है, और ये जाकर अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं, और ये सभी रिवर्स जो हैं ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं, ठीक। अब जाते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर। इसमें सबसे पहले गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, और इसकी भी कहानी है। ऐसा कहते हैं कि गंगा की ही एक स्ट्रीम साउथ इंडिया में ओरिजिनेट करी भगवान शंकर ने, और इसीलिए से दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर रीजन की लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी नदी, ठीक है। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, कहां पर, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, ठीक। ओरिजिन हो गया, कहां से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है। फिर आ जाते हैं लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। 3 पॉइंट्स मिल गए, ओरिजिन मिल गया, लेंथ हो गया, ड्रेन कहाँ हो रही है वो मिल गया, ठीक। अब इसके बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन की, कि साउथ इंडिया में इस नदी का ड्रेनेज बेसिन भी लार्जेस्ट है, इसीलिए दक्षिण गंगा कह रहे हैं। नॉर्थ में गंगा नदी का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, साउथ में गोदावरी का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है। कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में, मतलब गोदावरी नदी का जो टोटल ड्रेनेज बेसिन है उसमें से 50% कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, है ना। तो देखो ये मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी स्ट्रीम्स आती हैं और ये जाकर मर्ज हो जाती हैं गोदावरी नदी में, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भी इसके ड्रेनेज बेसिन में आता है, ठीक है। तो ड्रेनेज बेसिन मिल गया, चौथा पॉइंट मिल गया, कहां पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में।
अब क्या रह गया, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, कौन कौन सी हैं मेन ट्रिब्यूटरीज, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, इसमें से जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, मंजिरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये बहुत बड़ी हैं। ठीक, तो अब चूंकि इसका लेंथ और एरिया बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक, तो ये गोदावरी रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन महानदी बेसिन। महानदी का डेल्टा सबसे बड़ा है यदि देखा जाए। हम सुंदरबन डेल्टा को लार्जेस्ट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में आता है, लेकिन महानदी का जो डेल्टा है ये बहुत बड़ा है। यहां पर अपन को महानदी डेल्टा नजर नहीं आ रहा है, बट ये महानदी बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, तो महानदी कहां से राइज होती है, छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड्स हैं वहां से। ये देखो, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं हुई, छत्तीसगढ़ हाईलैंड से ओरिजिनेट हुई, और कहां से फ्लो होती है, उड़ीसा से फ्लो होती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर। तो 3 पॉइंट मिल गए, ओरिजिन मिल गया, कौन कौन से एरिया कवर कर रही है वो मिल गया, सॉरी ये नहीं, कौन कौन से एरिया कवर करती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। तो ये मिल गया अपन को कौन से एरिया कवर करती है और लेंथ कितनी है, 3 पॉइंट मिल गए अपन को। ठीक है, अब बची क्या, ट्रिब्यूटरीज। इसकी कोई ज्यादा ट्रिब्यूटरीज के बारे में अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक, तो महानदी में हमको सिर्फ ओरिजिन, लेंथ और ड्रेनेज बेसिन, ये चीजें याद करनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर, यानी कि गोदावरी के बाद सेकंड लार्जेस्ट है कृष्णा रिवर। ठीक है, तो ओरिजिन मिल गया, लेंथ मिल गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी ट्रिब्यूटरीज मिल गई, तो 1 2 3 पॉइंट मिल गए। ओरिजिन मिल गया महाबलेश्वर, लेंथ 1400 किलोमीटर्स, ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या मिल जाएगा कि ये कहाँ कौन कौन से एरियाज को ड्रेन करती है। तो ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ड्रेनेज बेसिन मिल गया, और ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। तो 5वां पॉइंट भी मिल गया, 5 पॉइंट्स मिल गए इसके अपन को। ठीक है, लास्ट मेन रिवर जो है, इंपॉर्टेंट रिवर जो पेनिनसुला रीजन की, वो है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन वहां पर पर्टिकुलरली ब्रह्मगिरी रेंजेस से। ठीक है, तो ओरिजिन मिल गया। ठीक है, अब ये फ्लो कहां हो रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। ठीक, और तमिलनाडु में जाकर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, 760 किलोमीटर। तो ओरिजिन मिल गया, लेंथ मिल गई। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ड्रेनेज बेसिन कहां कहां पर है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई और ये ड्रेनेज बेसिन हो गया। और कहां ड्रेन हुई, बे ऑफ बंगाल में। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। ठीक, ये सारी रिवर्स में हमने यही पॉइंट्स कॉमन देखे। कुछ रिवर्स में हमें ट्रिब्यूटरीज नहीं पढ़नी, जैसे हमने महानदी, ताप्ती, नर्मदा, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी नहीं पढ़ी है ना, लेकिन इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज अपन को याद रखनी है। ठीक है, अब इस कावेरी रिवर के बारे में कुछ और चीजें अपन को यहाँ पर पढ़ना है कि कावेरी रिवर जो है वो एक डेल्टा, एक बड़ा वाटरफॉल भी फॉर्म करती है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रिवर्स हैं जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं, जिनके नाम बस हम पढ़ेंगे, दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी एंड सुवर्ण रेखा। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जहां जो कुछ और रिवर्स हैं जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना है लेक्स के बारे में। भाई, लेक्स भी हमारे ड्रेनेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। ठीक है, इसीलिए ड्रेनेज में हम लेक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब लेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत सारी हैं, लेकिन देखो एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि ये टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। भाई, हैं तो बहुत सारी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़फुल हैं, है ना, बहुत सारे मतलब इसके फ़ायदे हैं हमारे लिए लेक्स के, उन पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा हम डिफरेंट टाइप्स की लेक्स की बात करें, है ना। टाइप्स में हम देखें
तो कुछ लेक्स सीजनल होती हैं, कुछ पेरेनियल होती हैं, कुछ सॉल्ट वाटर होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण बनती हैं, कुछ रिवर्स की या फिर ग्लेशियर एक्टिविटीज़ के कारण बनती हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप की लेक्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा हम कुछ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, कि ये जो लेक्स हैं किस किस टाइप की, जैसे कि परमानेंट एंड सीजनल लेक। सीजनल लेक के एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे, है ना। और लेक्स जो होती हैं उनके कुछ एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो ग्लेशियर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, शीट या फिर रिवर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। ठीक है, तो एक हो गया अपना क्लासिफिकेशन, ऐसे कर सकते हैं अपन कि भैया परमानेंट है कि सीजनल है। एक कर सकते हैं कि विंड की एक्टिविटीज़, रिवर की एक्टिविटीज़ या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो बनी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक, इसके अलावा ऑक्सबो लेक्स होती हैं, जो मिएंडरिंग रिवर्स होती हैं, वो जो लेक्स फॉर्म करती हैं उनको हम ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। कुछ लेगून्स भी होते हैं, जैसे कि चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। लेगून्स क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं लेगून्स, जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, लेकिन ये जो चिल्का लेक है, ये देखो यहाँ बार्स एंड स्पिट्स का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर कुछ छोटा मोटा एरिया होता है जहाँ से अपन एंटर हो सकते हैं अंदर, ऐसे, है ना। तो ये बार्स एंड स्पिट्स के थ्रू जो वाटर बॉडी सेपरेटेड होती है सी से, वो लेगून्स कहलाते हैं। तो मिएंडरिंग लेक्स हैं, लेगून्स हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में जो सांबर लेक है वो एक सीजनल लेक का एग्जाम्पल है और सॉल्ट वाटर लेक का एग्जाम्पल है। ये सॉल्ट वाटर लेक है और सीजनल लेक है। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल हो गई सांबर लेक। ठीक, फ्रेश वाटर लेक्स की यदि हम बात करें तो ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स हमें कहाँ मिलती हैं, हिमालयन रीजन में, और इनका ग्लेशियल ओरिजिन होता है, मतलब ग्लेशियर्स के पिघलने से ये लेक्स बनती हैं। लेकिन कई सारी ऐसी लेक्स होती हैं जो काय के कारण बनती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनती हैं। ठीक है, अब ग्लेशियल एक्टिविटीज के कारण बनी हुई जो लेक्स हैं उसका एक एग्जाम्पल अपन डल लेक ले सकते हैं, या कई और ऐसी लेक्स हैं जो ग्लेशियल एक्टिविटीज के कारण बनी है। लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो लेक्स बनी है उसका एक एग्जाम्पल है वुलार लेक। ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का लेक इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और वुलार लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की लेक्स के कुछ एग्जाम्पल देखे हमने, है ना। सांबर लेक का एग्जाम्पल लिया, वुलार लेक का एग्जाम्पल लिया, चिल्का लेक का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, कुछ और लेक्स के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गोविंद सागर। गोविंद सागर लेक जो कि भाकरनंगल डैम पर है, ये एक ह्यूमन मेड लेक है। डैम बनाया, पीछे जो लेक बनी वो ह्यूमन मेड लेक कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, बहुत सारी सीजनल लेक्स हैं और पेरेनियल लेक्स हैं। बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनी हैं, या फिर ग्लेशियर की एक्टिविटीज के कारण, या फिर रिवर की एक्टिविटीज के कारण, या विंड की एक्टिविटीज के कारण। तो ये लेक्स कई तरीके से क्लासिफाई की जा सकती हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या करती हैं, किस तरीके से ये ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल हैं, है ना। तो ये लेक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्यों है, क्या रीजंस हैं। यहां से क्वेश्चन मेन आपको 5 मार्क का बन सकता है। क्या होता है, सबसे पहले देखो, रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। अब हेल्प करती है रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में। इससे क्या फायदा है, देखो इसमें ये होगा कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये वाटर को मेंटेन करेंगी, हमारे लिए पानी अवेलेबल कराएंगी, और जब बारिश ज्यादा हो जाएगी तो फ्लड्स आने से रोकेंगी, है ना। तो ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों काम करती है। ये कैसे करती है, रिवर के फ्लो को कंट्रोल करके। ठीक, दूसरा क्या, रिवर ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रल पावर। ठीक है, लेक्स का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वैसे ही लेक से भी बनती है। ठीक, फिर लेक्स जहां होती हैं वहां का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, मॉडरेट। आसपास ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी। तो लेक्स क्या करती हैं, ये हमारे आसपास के क्लाइमेट को मॉडरेट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब इसी के कारण क्या होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। ठीक है, ये दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां लेक होती है वो आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत लग जाता है ना, तो ये क्या करती हैं, एनहेंस नेचुरल ब्यूटी एंड दे हेल्प टू डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड्स रिक्रिएशन। प्रोवाइड रिक्रिएशन मतलब क्या, रिक्रिएशन अभी मैंने बताया था, रिक्रिएशन का मतलब है कि यहाँ पर अपन बहुत सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं ना, जैसे कि स्विमिंग करना या बोट्स चलाना, ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के कारण लेक्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे लेक्स पढ़ लिया और रिवर्स पढ़ लिया, अब इसमें रिवर्स की हम जरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इकोनॉमी में रिवर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो ये रिवर्स जो हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थी वो सब कहाँ डेवलप हुई, किसी भी रिवर के आसपास ही डेवलप हुई। जैसे इंडिया में कौन सी डेवलप हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट, रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो भी सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई, शुरुआत में स्टैब्लिश हुई, वो सब किसी ना किसी रिवर के आसपास हुई, है ना। तो ये जो रिवर्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिना पानी के बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए शुरुआत से ही रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ठीक, अब यही जो सेटलमेंट्स उस समय बने थे ये आज क्या बन गए हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो गए। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्टैब्लिश किया गया था, आज वो इंडिया की कैपिटल है। बनारस है ना, ऐसे बहुत सारी सिटीज हैं जो रिवर्स के आसपास ही सेटल की गई और फिर वो आज बड़ी बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो रिवर्स जो हैं वो इकोनॉमी के लिए और ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखें जरा ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें, देखो भाई, इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए, नेविगेशन मतलब शिप चला सकें अपन नदी में। ठीक है, फिर हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, इन सभी चीजों के लिए खासतौर से इंडिया जहां पर 50% के लगभग लोग जो है ना वो आज भी, है ना, अब देखो ये डेटा जो है ना मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। अलग अलग जगहों पर ये डेटा अलग अलग मिल सकता है आपको, कहीं पर अभी भी वो पुराना डेटा लिखा हुआ है जिसमें कहते हैं 75%, कहीं पर आ जाता है 66%, है ना। लेकिन अभी रीसेंट डेटा जो अपने पास है वो कौन सा है कि लगभग 50% लोग जो हैं अभी भी काय पर डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर पर। तो इंडिया जैसी कंट्री जहां पर 50% से ज्यादा लोग इरिगेशन पर डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो वहां इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर, है ना, इन सब चीजों के लिए रिवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ये जो रिवर्स हैं ये पोल्यूटेड हो रही हैं, पोल्यूशन के कारण क्या है, जरूरत तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, लेकिन ये पोल्यूटेड हो रही हैं, क्वालिटी जो है वाटर की वो रिड्यूस हो रही है, अफेक्ट हो रही है। क्वेश्चन ये आता है कैसे, क्या रीजंस हैं। इसके मेन रीजंस में पहला क्या आ जाता है, ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड। ये हमने पोल्यूशन की बात नहीं करी अभी हम ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है, म्युनिसिपल डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है और एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ रही है। मतलब क्या है इसका, हम रिवर से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं तो रिवर में वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा है। अब जब वाटर का वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी भी इफेक्ट होगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो जब वाटर का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, उसमें आप थोड़ा सा भी पोल्यूशन डालोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो वाटर का वॉल्यूम कम कर दिया और दूसरी तरफ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ये हम रिवर्स में डाल रहे हैं। हमारे घरों का पूरा सीवेज कहां जा रहा है, किसी ना किसी रिवर में जा रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी लिक्विड वेस्ट कहां जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। एक तरफ वाटर का वॉल्यूम कम कर दिया, दूसरी तरफ हमने वेस्ट का जो उसमें डंपिंग कर रहे थे वो बढ़ा दिया, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही, है ना। इसके कारण हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये दो मेन रीजंस हैं, है ना। वैसे तो रिवर की सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी होती है ना। जैसे कि हम बात करें गंगा नदी की, यदि हम गंगा रिवर का एग्जाम्पल लें तो गंगा रिवर को यदि नेचुरली फ्लो होने दिया जाए
उस पर कोई डैम्स ना बनाए जाएं, तो विद इन 20 किलोमीटर्स किसी भी लार्ज सिटी में कितना भी आप उसमें पॉल्यूशन कर दो, विद इन 20 किलोमीटर्स वो अपने आप को क्लीन कर लेगी, उसका नेचुरल फ्लो यदि हो तो। लेकिन अभी देखो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन गंगा को हम क्लीन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसमें हमने वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, ज्यादा से ज्यादा पानी हम निकाल रहे हैं, ऊपर से वेस्ट डंप करते जा रहे हैं, सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, और ऊपर से नेचुरली फ्लो नहीं होने दे रहे, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है और उसकी जो ये सेल्फ क्लीनिंग कैपेबिलिटी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर कम कर दी, नेचुरल फ्लो कम कर दिया, तो सेल्फ क्लीनिंग कैपेबिलिटी उसकी कम हो गई, जिसके कारण वो रिवर्स जो है वो क्लीन नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? 2 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स मिल गए अपन को। एक क्या मिल गया? वाटर का वॉल्यूम कम कर दिया। दूसरा क्या कर दिया हमने? उसमें ज्यादा से ज्यादा डंप कर रहे हैं उसमें सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है। तीसरी चीज नेचुरल फ्लो रिड्यूस कर दिया डैम्स बना के, ठीक। इसके अलावा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और इसके कारण जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो रिवर पोल्यूशन को और तेजी से बढ़ाता जा रहा है। देखो अर्बनाइजेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाता है, लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में सेटल हो रहे हैं, उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं, है ना, उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो राइजिंग पोल्यूशन है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, ठीक, क्योंकि फ्रेश वाटर के बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। फ्रेश वाटर तो चाहिए, अपन ओशन वाटर नहीं पी सकते। अगर ओशन वाटर यूज कर सकते होते तो हमारे पास तो कमी नहीं थी किसी चीज की, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लान्स, एक्शन प्लान्स बनाए गए, जैसे गंगा एक्शन प्लान, है ना, नमामि गंगे प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारी चीजें अपने यहाँ स्टार्ट की गई हैं ताकि इन रिवर्स को क्लीन किया जा सके, ठीक। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको यदि कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।